इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय भाग 2, जिसमें हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ेंगे कि भोपाल में जो गैस लीक हुआ था जिसकी वजह से कितने लोग मारे गए थे। बहुत लोग मारे गए थे। जिसका एग्जाम्पल है 14 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे, मतलब खाद बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइन ऑक्साइड, मिथाइन आइसोसाइनाइड जिसको बोलते थे मिक, मिथाइन आइसोसाइनाइड जिसको बोलते थे मिक, गैस रिसन मतलब लीक हो गया। ये बेहद जहरीली गैस होती थी। क्या होती थी? बेहद जहरीली गैस। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धुआं से भरा हुआ है। मुझे लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। सब कह रहे थे कि भागो भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैंने आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी थी। जहरीली गैस है तो जलना लाजमी है। अगली सुबह देखो कैसे लाश जलाया जाता था। इससे तो कम है, वहां पर जो इंसान था वो लोग ज्यादा देखे, ज्यादा झेले हैं। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ पर यह चित्र गैस से बुरी तरह प्रभावित एक बच्चा कुछ करने लिखने पढ़ने लायक नहीं रह जाता है। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। इनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब आज भी वो लोग इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जैसे में अमेरिका ने जापान के नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिराया था, परमाणु बम, इसकी वजह से वहां पर पैदा लेने वाले आज भी बच्चे बहुत सारे हैं जो लूला लंगड़ा काला पाला हो, मतलब उनका एक अंग डिफेक्टेड होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। आज भी वहां के लोग ठीक से जी नहीं पाते हैं। कहाँ पे? हिरोशिमा और नागालैंड नहीं, हिरोशिमा। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए और जो लोग इस गैस के चपेट में आने के बाद भी जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वसन, सांस लेने की बीमारियों, आंख की बीमारियों तथा अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबो बीमारी विकृत पैदा हो रही थी। मतलब ऐसे बीमारी जो देखा नहीं गया था। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। देखो इसको किस तरह बीमारी हो गया। शक्ल इसका देखो कैसे है, ठीक से बैठ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है। तो इस तरह की स्थिति हो जाती थी। ये वहां फैक्ट्री के सामने ये प्रदर्शन हुआ। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यह जो तबाही हुआ ये कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव मतलब लीक हो चुका है। इन दुर्घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। एक मजदूर मर गया, बाकी सब घायल हो गए। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन, यहाँ पर देखो आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग हैं जो शिकायत कर रहे थे। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दी। इसके बाद शुरू हुआ कानूनी लड़ाई में पीड़िता की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर लिया।
कोर्ट में चलता है दीवानी मुकदमा। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था। कितना? $3 अरब। लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी कंपनी ने। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। अगर ऐसा स्थिति आज आ जाए ना, तो अमेरिका वाले को पैसा चुकाना पड़ जाएगा। हर चीज का पैसा अमेरिका वाले चुका के जाएंगे, इतना डर है। नहीं चुका के जाएंगे तो बाद को परमाणु बम ले जाएगा, अमेरिका को छोड़ आएंगे हम लोग। गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित। देखो यार, मंत्री ही बेवकूफ हो, बुका हो, गधा हो, भैंसा हो तो समझ लो कि देश का कुछ नहीं हो सकता ना। ये लोग नहीं सुधरेंगे और ना ही कुछ करने देंगे और ना ही कुछ कर सकते हैं। खाली बस हाथ हाथ धो के अपना खाएंगे, पेट को फुलाएंगे बस। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना को बंद कर दिया। यूनियन कार्बाइड कारखाने बंद हो गए, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। जैसे मैं यहाँ पर देखो दिख रहा है, गाय के बगल में सब बोरा का ढेरी ओढ़ी है। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे थे, मतलब वो पिघल कर पानी के साथ जमीन में जा रहे थे, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा था। अब यह संयंत्र डावो कैल्शियम नामक कंपनी के कब्जे में आता है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। वह भी इसको साफ सफाई करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? गलती किसी और का, पैसा हम कह लगाएं। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बारे में ये देखिए, यहाँ पर कैंडल मार्च चल रहा है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन, जो उस समय चेयरमैन थे, जो अभी भी है, उनके चेयरमैन एडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया। एडरसन को सजा आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो दूसरे देश का है ना, इस देश का नहीं है। उस देश के कानून के हिसाब से ही सजा दिया जा सकता है। और राजनीतिक न्याय बोलता है कि हम तो देवे नहीं करेंगे भैया, कि वो सरकार को अरबों डॉलर दे देगा, तो बिहार गवर्नमेंट नहीं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को क्या करेगा? हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कुछ देगा ही नहीं। आप उसको ले ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक समझौता चाहिए ना उसके लिए। वो करने को तैयार नहीं होगा, आप ला ही नहीं सकते हैं। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजह को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला, दूसरे देशों में क्यों नहीं, हिंदुस्तान में ही क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यह है सस्ता श्रम, सस्ता लेबर। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देशों में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूर के मुकाबले वहां के मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। जो वहां के मजदूर हैं उनको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च की जरूरत नहीं होती है। मतलब यहाँ पर जो मजदूर होते हैं उनके लिए घर बनाकर देने की भी जरूरत नहीं होती है। इस तरह यह कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। पहला कारण। दूसरा कारण देखो यहाँ पर, लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी होने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं करता या उनकी संख्या कम थी।
1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कारखानों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। जो वहां पर संयंत्र के कामगार थे, जो ये देखते थे कि सुरक्षा कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। पहले 12 कंपनियां थी, अब 6 हो गई। मतलब बटालियन होता है, ग्रुप होता है। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण, हर मजदूर को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दिया गया। जो प्रशिक्षण 6 महीने में दिया जाता था उसको 15 दिन में कर दिया गया। ये तो गलत है भाई। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया और रात के समय में जो काम होता था उसको खत्म कर दिया गया। रात को कंपनी बंद, दिन में काम होगा, कलइयो रात भर कंपनी बंद रहेगा। यह नियम था वहां का। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिका संयंत्र में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़िए। देखो भोपाल में कैसा सुरक्षा था, अमेरिका में कैसा सुरक्षा मिलता है। पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। जो पश्चिमी वर्जीनिया है जिसमें कंप्यूटर से चेतावनी दी जाती थी और उसी से निगरानी व्यवस्था वो था वहां पर मौजूद था। भोपाल की यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था कि अगर मजदूर को महका मर गया तो ठीक, नहीं मरा तो काम चालू है। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? सरकार वहां का घटिया था, इसलिए नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों हैं और दुर्घटना को जानने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इसका जवाब सरकार से पूछना चाहिए। इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मजदूर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत बढ़ गया है। दूसरा मिल सकता है, मतलब मजदूर दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों के इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं और मजदूरों का यही चीज का फायदा उठाकर मालिक का कुछ खर्च बच जाता है। सुरक्षा में जो खर्च लगता है वह जिम्मेदारी खत्म, बच जाता है। यहाँ पर जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है सबसे बड़ा, अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, बाकी लोग बेल्ट लगाकर चढ़ता है और यूपी बिहार के लोग केवल खैनी बनाने के लिए उतना ऊपर चल जाते हैं। फोटो खींचने का तो दूर की बात हो गया। ऐसे ऐसे इधर के लोग हैं। सबसे ज्यादा लेबर मिलता कहाँ से है? यूपी बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कलकत्ता से, और पंजाब से मिलते हैं। पंजाब से सिंधु घाटी से ले लो, पठार से ले लो, वहां से ही लोग ज्यादा मिल पाते हैं मजदूरी के लिए। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थल, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। भोपाल त्रासदी को जानने के बाद भी रोज के रोज दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब हर रोज दुर्घटना में कई लोग मारे जाते हैं। कोई खदानों में धंस कर मर गया, कारखानों में मशीन के अंदर घुस कर मर गया, निर्माण स्थल से ऊपर से गिर गया। तो ऐसे ऐसे जगहों पर रोज का रोज लोग मरता रहता है, क्योंकि सुरक्षा उपकरण उसको नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। अब सुरक्षा कानूनों का कौन सा कार्य होता है जो अभी हम इसमें नीचे पढ़ेंगे। कानून बनाने और लागू करने,
कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया गया है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? फिर से सुनो, कानून लागू तो करना ही चाहिए। सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार मिला है सब किसी को, उसका उल्लंघन ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? सवाल है कि इतना बड़ा त्रासदी हो गया, सरकार क्या कर रही थी? सरकार का मतलब उसका नींद नहीं टूटा, उसका काम करने का मन नहीं किया। अभी ओडिशा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सारे लोग वोट लेने के लिए वहां पर थोबरा दिखाने चले आते हैं, लेकिन किसी को बोल दिया जाए कि वहां पर रह कर काम करवाओ, नहीं रहेंगे। पहली बात भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा सकता था। अब देखो, पहला बात तो भारत में सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, आज भी लोग नहीं देते हैं, और उसको ठीक से लागू भी नहीं किया जाता है, आज भी नहीं किया जाता है, और नहीं पहले किया जाता था। सरकारी अफसर इन कारखानों को खतरनाक कारखानों के श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। क्यों? पैसा मिलता था भैया उनसे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाकों में खोलने पर उन्हें कोई एतराज नहीं था, और घनी आबादी में इस कारखाने को खोल दिया गया, इससे भी सरकार को कोई एतराज नहीं था। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, और वहां के लोगों ने आवाज उठाई, उंगली उठाई, कितना 1978 में, कि ये कंपनी यहाँ पर खोलना सुरक्षा मानकों के खिलाफ से बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार का ये कहना था कि भोपाल में संयंत्र चाहिए क्योंकि रोजगार चाहिए, तो भैया फैक्ट्री तो लगाना ही पड़ेगा। फैक्ट्री लगाना है तो जान कुर्बान करना ही पड़ेगा। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरा तकनीक या ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। अब सरकार ये बोल भी नहीं सकती थी कि तुम साफ सुथरा रखो और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल सही तरीके से करो। जो सरकारी निरीक्षक थे वहां पे, जो एग्जामिन करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण क्रियाओं को बार बार मंजूरी दे रहे थे, और सरकारी कर्मचारी जो थे, निरीक्षक जो थे, वो वहां पे जो कमियां थी, गलतियां थी, उसके बावजूद भी नजरअंदाज करके मंजूरी देते रहे थे। करो 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 करो, हर चीज को पास कर देते थे। मतलब ये मर्डर था, प्री प्लान मर्डर था। सरकार ने किया मर्डर इतने लोगों का। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि अब कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तो भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सब किसी को मालूम था कि अब रिसाव हर रोज हो रहा है, तब भी किसी के कानों में जूं नहीं। जो भी निरीक्षक थे वहां पे, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी, और उनको ये भी नहीं बोले कि भाई अब कंपनी बंद करो और नहीं तो इस सब चीज को रोको। लेकिन काम को जारी रखा। एक दिन सिलेंडर ही फट गया। समझो कि 1000 लीटर से ऊपर एक टैंकर जो होता था 10,000 लीटर का होता था। 10,000 लीटर गैस अचानक से फट जाए तो क्या होगा? एक 10,000 लीटर का टंकी फट जाता है जिस एरिया में, समझ लो उस एरिया का रोड मतलब पानी जलमग्न हो जाता है।
क्योंकि पानी उसमें कम नहीं होता है ना, उसके वजह से कितने घर टूट जाते हैं, इतना पानी का प्रेशर आता है। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही थी, और सरकार और कंपनी दोनों ही लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज करके अपना काम कर रहे थे। ये गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को यह आदेश देना चाहिए कि हर किसी को मुआवजा भरपूर मिले, उसको जो भी दवा दारू लगे उस सबका इंतजाम सरकार करेगा। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। ये जो भी स्थिति हुआ ये हरगिज सही नहीं था। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी जो वहां के और बाहर के लोग व्यवसायी जो आते थे, नए नए कारखाने खोलते जा रहे थे, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ जाती थी। अब देखो यहाँ पे अधिकार, मजदूरों का अधिकार जो था सुरक्षा करने वाली सख्त कानूनों में ढील दे दिया गया, क्योंकि रोजगार चाहिए तो कंपनी चाहिए तो हम उसको छूट देंगे तभी वो कंपनी लाएगा, और उसके कार्य की जरूरत और बढ़ गई, और हर किसी की जरूरत बढ़ा दी गई, और हर किसी की जरूरत तो होती ही है कि वो अपना पेट पाल सके, अपना परिवार का पेट पाल सके। आज ही मैं एक न्यूज देख रहा था, तो वहां पे एक नेता थे, तो वो पास्ट की बात करते थे, बीजेपी के नेता थे, वो पास्ट की बात करते थे। तो एक लड़की वहां पर खड़ा होकर बोली, पास्ट का छोड़ो ना, प्रेजेंट का बात करो, प्रेजेंट में हमें नौकरी नहीं मिल रही है, उस पर बात करो ना। लेकिन वो नेता समझा नहीं, क्योंकि उनका काम था बकड़ बकड़ बोलना। वो नेता समझे नहीं और बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट पर चले गए। अरे भाई, यहाँ पर रेलवे के नौकरी का बात हो रहा है, तुम साइंटिस्ट पर चले गए। गजब की हाल है, गजब की बेइज्जती ऐसे बेवकूफों की है। हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जाता था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना मुआवजा क्यों नहीं मिला? देखो, कुछ लोग डिज्नीलैंड मेला में जा नहीं पाए, खरीदारी नहीं कर पाए, तो उसको 8 लाख रुपया मुआवजा चाहिए हर इंसान को, एक पर व्यक्ति 8 लाख रुपया। लेकिन भोपाल में जो त्रासदी हुआ, नुकसान हुआ, लोग मारे गए, लोगों के घर उजड़ गए, कितने परिवार खत्म हो गए, उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला? एक परिवार में 4 लोग हैं तो 8 का 24, 8 चौका 32 लाख मिलना चाहिए ना उसको, लेकिन क्यों नहीं मिला? क्योंकि यार सरकार ही कमजोर थी, कहां से मिल सकती थी? जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा है उतना 70 साल में सरकारों ने लूटा है हिंदुस्तान को। ये बात आपको मानना पड़ेगा। ये सामाजिक अध्ययन की बात है तो इसलिए बता देते हैं, नहीं तो नहीं बताते हम इसमें। अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 कानूनों के सामाजिक न्याय। यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, फिर अगले भाग में देखते हैं भाग 3 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।